हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। हमने पिछली क्लास में अध्याय 6 जैव प्रक्रम के बारे में कुछ बातें बताई थी। वहाँ पे हमने पादपों में पोषण किस तरीके से होता है ये बताया था। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, क्या उसकी केमिकल रिएक्शन होती है वो बताई थी। 2 अलग अलग तरीके के पोषण होते हैं उसके बारे में भी बता दिया था। अमीबा में जो पोषण है वो किस तरीके से होता है, किस तरह अमीबा अपना भोजन अपने शरीर के अंदर लेता है। ठीक है, ये बातें भी हमने वहाँ पे सारी डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करते हैं कि मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है। मनुष्य आप जानते हो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। और किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, वो हम ये बोल सकते हैं कि वो पादपों के ऊपर, जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, मुंह से लेकर के गुदा तक की एक लंबी नली होती है जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है, या फिर आहार नली उसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा है कि आहार नाल जो है मूल रूप से मुंह से गुदा तक एक विस्तृत लंबी नली होती है। ठीक है, मैंने यही बताया, आहार नाल मुंह से लेकर के गुदा तक है। उससे पहले जो पोषण है उसमें हमने ये स्टेप पढ़ने हैं। क्या क्या है? अंतग्रहण, भोजन को अपने शरीर के अंदर लेके जाना। ठीक है, उसके बाद पाचन करना। ठीक है, उसको पचाना, देन अवशोषण करना, उसके बाद स्वांगीकरण और अंत में बहिक्षेपण। जो हमारे अंदर अवशोषित नहीं हो पाया भोजन, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है कि मुंह में भोजन का अंतग्रहण होता है। ये आप सभी जानते हो कि जैसे ही हम एक रोटी का निवाला है, जब वो मुंह में लेंगे तो कहाँ से लेते हैं, वो मुंह से अंदर जाएगा। मुंह में भोजन का अंतग्रहण होता है। ठीक है, दांत क्या काम करते हैं? दांत उस भोजन को चबाने में मददगार होते हैं। भोजन को चबाना जो है दांतों का कार्य होता है। उसके बाद टंग जो है, जिह्वा जिसको हम बोलते हैं, तो जिह्वा क्या करती है? भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है। जो भी हमने खाना खाया है उसको लार के साथ मिलाना होता है। ठीक है, आप कुछ भी मान लो, अगर आपने कोई भी रोटी का निवाला रखा है अपने मुंह में, तो वो निवाला जो है कुछ ही सेकंडों में लार के साथ वाटर आपको वहाँ पे महसूस होगा कि मुंह के अंदर कुछ पानी सा आ गया है। वो पानी क्या होता है? वो लार होती है आपकी। ठीक है, जो कौन बनाता है उस लार को? सैलिवरी एमिलेस। अभी आगे हम पढ़ेंगे भी। उसके बाद लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड जो होती है, लार ग्रंथि। आपको इंग्लिश के नाम भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथि, वो क्या करती है? लार रस या लार बनाती है। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि लार जो है किससे बनता है? लार ग्रंथि से बनता है लार। ठीक, तो किस तरीके से होता है? स्टार्च जो है, स्टार्च जो भोजन के बड़े टुकड़े हैं उनको खंडन करके, उनको तोड़ के छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है उसको। ठीक है, जो भोजन के बड़े टुकड़े हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। स्टार्च जो है वहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा? एमिलेस, सैलिवरी एमिलेस होता है, जो कि शर्करा या शुगर में उसको बदल देता है। ठीक है, उसके बाद यदि भोजन का अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है, यदि जो हमने भोजन खाया है उसका अवशोषण करना है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के द्वारा, तो इसको छोटे अणुओं से खंडित करना होगा। ठीक है, यही पॉइंट मैंने बताया कि जो हम मान लो एक रोटी का निवाला ऐसे खाया, तो ऐसे के ऐसे तो उसको अवशोषित नहीं कर सकते ना हम लोग, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ना होगा, खंडन करना होगा उसका। और वो एंजाइम, और वो काम कौन करता है? वो काम करते हैं आपके एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। ठीक, उसके बाद भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? भोजन को मुंह से लेकर के आमाशय तक लेके जाती है। ठीक है, ईसोफेगस या भोजन ग्रसिका क्या करती है? भोजन को मुंह से आमाशय तक लेकर जाती है। और कैसे लेके जाती है? क्रमाकुंचक गति के द्वारा।
क्रमाकुंचक गति के द्वारा ये भोजन को मुंह से आमाशय तक लेके जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि क्रमाकुंचक गति, इसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, क्रमाकुंचक गति। ठीक है, उसके बाद आमाशय, स्टमक। आमाशय एक बृहत अंग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम भोजन लेते हैं तो जब भोजन जो है आमाशय तक पहुंचता है तो आमाशय जो है वो बड़ा हो जाता है आकार में। ठीक है, आमाशय के अंदर कुछ जठर ग्रंथियां होती हैं जो क्या क्या स्रावित करती हैं। पेप्सिन जो एक एंजाइम होता है, ये क्या काम करता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन आमाशय के अंदर कौन करता है? वो काम करता है पेप्सिन। ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो अम्ल है, ये क्या काम करता है? ये जो आमाशय है उसको एक अम्लीय जो माध्यम है वो तैयार करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। आपको ध्यान रखना है कि पेप्सिन जो है तभी अपना कार्य करेगा जब उसको अम्लीय माध्यम मिलेगा। ठीक है, अगर जो माध्यम है वो अम्लीय नहीं है, अगर एसिडिक मीडियम नहीं है तो पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा, वो प्रोटीन का पाचन नहीं कर पाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद श्लेष्मा होती है। श्लेष्मा क्या करती है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, सो हमारा जो आमाशय है उसको ये श्लेष्मा बचाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से। ठीक है, सो आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है कौन? श्लेष्मा। ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आमाशय से भोजन कहाँ पे जाता है? क्षुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं। आमाशय जो है स्टमक से भोजन कहाँ जाएगा? क्षुद्रांत्र में जाएगा। वहाँ क्या होती है? क्षुद्रांत्र आहार नली में सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? क्षुद्रांत्र होता है। उसके बाद घास खाने वाले जो शाकाहारी हैं उनको अपना सेलुलोज जो है वो पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो मांसाहारी होते हैं वहाँ पे जो क्षुद्रांत्र है वो छोटी होती है। ठीक है, लेकिन जो घास खाने वाले हैं उनको सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। सो हम ये बोल सकते हैं कि क्षुद्रांत्र की जो लंबाई है वो अलग अलग जीव में अलग अलग होती है। ठीक है, किसी में बड़ी होती है, किसी में छोटी होती है। बड़ी किस में होगी? जो घास खाने वाले होते हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, उनमें क्षुद्रांत्र की जो लंबाई है वो बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उनको सेलुलोज को पचाना है। ठीक है, उसके बाद क्षुद्रांत्र में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी का पूर्ण पाचन जो है वो कहाँ पे होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। क्षुद्रांत्र में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का पूर्ण पाचन होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इस कार्य के लिए यह यकृत और अग्न्याशय से श्रावण प्राप्त करती है। कहाँ कहाँ से? यकृत से और अग्न्याशय से। ठीक है, आमाशय से जो आने वाला जो रस होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी वजह से आमाशय जो है वो अम्लीय होता है। और अग्न्याशिक जो एंजाइमों की क्रिया से उसे कैसा बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। ध्यान रखना है कि आमाशय में कैसा रस है? वो होता है अम्लीय। किसकी वजह से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से। लेकिन उसको कैसा बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। उसके बाद यकृत से स्रावित जो पित्तरस है इस कार्य को करता है और यह कार्य वसा प्रक्रिया करने के अतिरिक्त है। ठीक है, दो कार्य होते हैं, एक तो वसा पे कार्य करता है और दूसरा यकृत से स्रावित पित्तरस जो है वो इस कार्य को करता है। ठीक, उसके बाद क्षुद्रांत्र में वसा जो है बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे एंजाइम्स का कार्य करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ी गोलिकाएं होंगे तो उस पर एंजाइम कार्य नहीं कर सकते। पित्त लवण जो है, पित्त लवण क्या करते हैं? इन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं
जिससे कि एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, उस पर एंजाइम्स जो है वो अच्छे तरीके से अपना कार्य नहीं कर सकते, उसको छोटी गोलिकाओं में बदलना पड़ेगा। वो काम कौन करते हैं? पित्त लवण जो है उन्हें छोटी गोलिकाओं में, छोटे कणों में तोड़ देते हैं, जिससे कि एंजाइम्स की क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद अग्न्याशय जो है अग्न्याशिक रस का स्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम। उसके बाद इमलशीकृत वसा जो है उसके पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है, फिर से बताता हूँ। अग्न्याशय जो है अग्न्याशिक रस का स्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन होता है। इमलशीकृत वसा के पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में, इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन जो है वो अगर टूटेंगे, उनका खंडन होगा तो वो किस में बदलेंगे? अमीनो अम्ल में। ठीक है, जटिल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका खंडन होगा तो वो किस में बदलेंगे? ग्लूकोज में। ठीक है, और वसा जो है अगर वसा का खंडन होगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वसा का अगर खंडन होगा तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में वो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, दार्द-रोम क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं? ये भी अच्छा सवाल है कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। कौन? दार्द-रोम, विलाई इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश के नाम ज़रूर ध्यान रखने हैं। ठीक है, सो दार्द-रोम क्या करते हैं? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो मानव के पाचन तंत्र का ये हमने चित्र बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं तो वो मुख से लेकर के इस पूरी नली से होते हुए जाता है। इस पूरी नली को क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। सो मुंह से लेकर के भोजन जो है वो दांत उसको चबाएंगे, उसके बाद जो भोजन है वो फूड ग्रसिका, ठीक है, खाद्य ग्रसिका या इसोफेगस जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ से फूड जो है, यहाँ से भोजन जो है वो कहाँ जाएगा? आमाशय तक जाएगा। ठीक है, आमाशय में कैसा माध्यम है? वहाँ पे अम्लीय माध्यम है, जो किसकी वजह से है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से है। फिर वहाँ जो भोजन है वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा क्षुद्रांत्र में। क्षुद्रांत्र में वो भोजन जाएगा जहाँ पे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का सभी का जो है अवशोषण हो जाता है, पूर्ण अवशोषण। ठीक है, उसके बाद जो भी खाद्य पदार्थ हैं जो हमने अवशोषित नहीं किए वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, गुदा के द्वारा वो शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। बृहद्रांत्र, इससे ये कोलोन का पोर्शन आपको दिखा रखा है। ठीक है, और ये है गुदा द्वार। यहाँ से जो भी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमने अवशोषित नहीं किए, जो कि वेस्ट हैं हमारी बॉडी का, वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, फिर बृहद्रांत्र के बारे में अगर हम बोलें तो हम क्या बोलेंगे कि बिना पचा जो भोजन है, जो भोजन पच नहीं पाया हमारे शरीर में किसी भी कारणवश, तो उसको भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? गुदा द्वारा शरीर से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, सो हमें आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है सो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।